बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं जलसे के हवाले से आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। इस वक्त जो गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार हैं वो क्या कह रहे हैं, एजेंसीज ने हुकूमत की टेबल के ऊपर क्या रिपोर्ट रखी है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं, चूंकि इस सारा दिन जलसों के लाहौर वाले जलसे के अंदर हम मसरूफ रहे। एक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कवरेज हमारी कैसी आपको लगी। दूसरा, चूंकि इंटरनेट लाहौर में बहुत स्लो कर दिया गया था, न होने के बराबर था, हमारे लिए बहुत परेशानी का सामान था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक एलामिया जारी किया था और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके हवाले से उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया। और मैंने आपको बताया था कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो आप यूं समझिए कि वो हुकूमत का विंग है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट शायद इलेक्शन आने वाला है तो इसलिए वो इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये इंसानी हुकूक के लिए नुकसानदेह है, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन के लिए, पार्लिमान और अदलिया के तसादुम से आइन के बाला होने पर तबाहकुन असरात होंगे, इसलिए दोनों अतराफ जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। और तो और छोड़िए, आसिफ जरदारी ने दस्तखत करके ऑर्डिनेंस जारी किया और शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों से कायम है। अब उनके कार खास जो है फारूक एच नाइक, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एलामिया जारी किया सुप्रीम कोर्ट की बार के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील का एकतरफा और सवाबदीदी इख्तियार दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस गैर मुनसिफाना और बुरी कानून साजी है, आइन की शिकों की भी खिलाफ वर्जी की गई है। ये दोनों जो अतराफ खेल रहे हैं, या आप यूं कहिए कि ये हुकूमत का ही विंग है, लेकिन वो वकला के सामने, लोगों के सामने अपने इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आप 8 जजेस को फारिग कर रहे हैं? क्या उस सिलसिले में काजी फायज ईसा साहब ने आज पहला कदम उठाया है? और इवन अब ये देखिए कि काजी साहब कैसे बोझ हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर कि अब गवर्नर पंजाब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, नंबर 7 और नंबर 4 वाले को ऊपर लाएंगे तो जूते सियासतदान को पड़ेंगे। उनका वजीर आजम होश के नाखून लें। क्या पड़ी है कि जजेस की सिलेक्शन खुद करें, रिटायर होने वाले को जाने दें। दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं भाई, ये काजी साहब अगर जान छुड़वा रहे हैं इनसे तो जाने दें इनको। लेकिन आपको पता है कि आज काजी फायज ईसा साहब ने क्या किया है? अब काजी फायज ईसा साहब ने शायद पहले डिप्टी रजिस्ट्रार से खत लिखवाया था रजिस्ट्रार को, उससे बात नहीं बनी, तो आज जो काजी साहब हैं उन्होंने खुद रजिस्ट्रार को एक खत लिख दिया है। अब काजी साहब की एक पुरानी रीत है कि वो खत लिखते हैं, खत लिखने का उन्हें शौक है, तकरीरें करने का भी शौक है, रिमार्क्स देने का भी शौक है। पता नहीं उनको इंसाफ करने का शौक कब पैदा होगा, पता नहीं इस मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर नोटिस लेने का उनको यकीन शौक कब पैदा होगा, पता नहीं कि इस मुल्क के अंदर जो नताइज तब्दील किए गए हैं उसके ऊपर फैसले करने का उनको कब होगा। बहुत सारे मामलात के ऊपर उनको शौक पैदा नहीं होता। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक वजाहती नोट जारी किया था इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर, और उसके ऊपर जो बातें हुकूमत कह रही थी कमोबेश वही सवालात आज काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिख के बताया है कि आप ये बताइए। 9 सवाल रखे हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की है, जिस पे कहा गया है कि जनाब ये जो एप्लीकेशन है वजाहती वो कब फाइल की गई और ये जजेस की कमेटी के सामने क्यों नहीं लाई गई, और ये कैसे जो है हेयरिंग के लिए जो की गई और कॉज लिस्ट दिखाए बिना इसको फिक्स किया गया। क्या पार्टीज को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया? अब इस सिलसिले में जो चैम्बर या कोर्ट रूम अपील है वो कैसे सुनी गई, किसने सुनी, और कॉज लिस्ट क्यों इशू नहीं की गई, और कोर्ट ऑर्डर अनाउंस करने के लिए डेट फिक्स क्यों नहीं की गई। जब ये सारी बातें हो गई और किसने हुक्म दिया कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो फैसला जो है वो करें, तो अपलोड करें, तो 9 सवाल हैं। अब काजी साहब को ये इल्म होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने, एक बेंच ने नहीं, 2 जजेस के बेंच ने नहीं, 4 जजेस के बेंच ने नहीं, फुल कोर्ट ने उसके पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा इलेक्शन कमीशन
या तहरीक इंसाफ को किसी वजाहत की जरूरत हो तो मुनासिब दरखास्त दायर करें, जिसे अक्सरियत में शामिल जजेस के चैम्बर में पेश किया जाएगा, यानी 8 जजेस के सामने। तो भाई जब 12 जुलाई को फुल कोर्ट यह फैसला दे चुकी है तो इसमें कॉज लिस्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कैसे आ गई? ये पेश ही उन 8 जजेस के सामने होना है और कहा ही चैम्बर अपील गया है। तो अब लोग कह रहे हैं जी काजी फायज ईसा साहब ने अपने ही जजेस के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। ये कंडक्ट के ऊपर सवालात नहीं उठाए, ये काजी साहब ने बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और खुदकुश हमला किया है। काजी साहब सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए या काजी साहब स्टे करने के लिए सुरंगें खोदते हुए सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। काजी साहब के न होने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन काजी साहब यूं कह रहे हैं कि वो ना हुए तो खुदा न खास्ता अदालतें खत्म हो जाएंगी। आपके होते हुए भी खत्म हो गई हैं हुजूर, आप नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अब इस सिलसिले में मैं बताना यह चाहता हूं कि मतीउल्लाह जान ने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोट की कोई हैसियत नहीं है, ये नोट कूड़ेदान में फेंकने के काबिल है। आप कैसे इंतजामी तौर पे फुल कोर्ट के ऊपर सवालात उठा सकते हैं? एक बुनियादी सवाल तो ये है, और सच्ची बात तो ये है कि वो अपने ही जजेस के हाथ पांव काट रहे हैं अब सिर्फ एक एक्सटेंशन के लिए। क्या करेंगे एक्सटेंशन को? अब जजेस के फारिग होने की बात, मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए जजेस ये बात कर रहे हैं, अकाउंट्स बात कर रहे हैं कि जी बादियों नजर में 8 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। तफसीली फैसला जारी करने के बजाय सियासत करते हुए सियासी वजाहत दी है। मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि मिसकंडक्ट का मुर्तकिब जज फारिग किया जाता है, तो आप फारिग करने जा रहे हैं, कर दें फारिग, फिर आप अपनी कर लें, वो काजी साहब अपनी अदालत लगा लें। लगता यह है कि काजी साहब पस्तियों की एक नई मिसाल कायम करके जाना चाहते हैं। उनको लोग, उनकी कोई लेगेसी नहीं है, लोग उनको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं कर रहे, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, और तारीख में भी उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाएगा। अब आते हैं जलसे के ऊपर। सारा दिन जलसे में रहे, एक तो इंटरनेट बंद कर दिया गया और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बाकी वीडियोस आपने पिछली दोनों देख ली, मैंने जलसा गाह से की। अली अमीन गंडापुर लेट आए, 2 चीज़ें हुई। पूरे 6 बजे यूं इंतज़ामिया घड़ी देख रही थी, पूरे 6 बजे उन्होंने लाइट्स बंद करवा दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया, आए डीजे को उठा के ले गए जो साउंड को चला रहा था। कौन आए? ये वही पुलिस अफसरान थे जो लाहौर में पुलिस मुकाबलों के लिए मशहूर हैं। ये वही हैं जो दिन दिहाड़े इकबाल टाउन में फड़का देते हैं, और उन्होंने आके सारा कुछ किया। और उसमें क्या था? उसमें यह था कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर नहीं होने देनी। अब तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उनका जलसा हो गया, और उसके बाद हुकूमत धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर से अज़मा बुखारी की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अब मरियम औरंगज़ेब 9 बजे, सिर्फ ये बताने के लिए कि जलसा नाकाम हो गया। अब मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को रोकना चाहते थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर अपने वादे के मुताबिक आए, थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आए ज़रूर। और वो रिंग रोड के ऊपर ही 5 मिनट वो रुके, और उन्होंने खिताब भी मुख्तसर किया और कहा कि मैं आ गया हूँ, मेरी हाज़िरी कबूल की जाए, सारी रुकावटें तोड़कर पहुँचा हूँ, क्या आप इस पर खुश हैं? उनका जल्द इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस दौरान रस्ते में उनको रोका गया, और जो उनके रस्ते में ट्रक शक था उन्होंने अपनी क्लैशनकोफ से उसका शीशा वीशा भी तोड़ा, और अली अमीन गंडापुर भी वापस गया, पैगाम जारी किया उनका जो आज तकरीर मैंने जलसे में करनी थी मैं कल वो आराम से करूँगा। तो अच्छा, एक बात आज के जलसे के हवाले से, इस पे मैं ज़रा हबीब अकरम साहब का तर्जीह आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका कि 4 बातें उन्होंने बताई। उनका तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा, नंबर 1, बगैर किसी लीडर के इतना बड़ा जलसा पहले कभी नहीं देखा। नंबर 2, जलसा खालिस्तान लाहौर का हो गया था और लोगों का जोश व जज्बा गैर मामूली था। नंबर 3, इस जलसे ने लाहौर में खौफ की फ़ज़ा ख़त्म कर दी है। नंबर 4, मुल्क में सियासी अमल का आगाज़ हो चुका है, अब हुकूमत के अमन व चैन के दिन ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जलसे का इंतजाम, बाकी सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं। ये इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ का पहला शो था, बड़ा शो था, नंबर बेहतरीन था, जो शुक्र शानदार था, हर तबका फिक्र के लोग थे। मैंने आपको वीडियोस दिखाई, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। रही बात, आप कहते थे कि जलसे के लिए जी खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए जाते हैं, आज तो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आए नहीं है, लोग जा चुके थे अली अमीन गंडापुर। तो इसका मतलब है, और आपका आज इवन वहाँ एक बंदे ने मेरे से बात करते हुए कहा, आप कहते थे पंजाब नहीं निकलता, बताएं लोगों को आज पंजाब निकला, इमरान खान की कॉल पर निकला। लोग गिरफ्तारियों से डर रहे थे, नहीं, लाहौर निकला, आपने वो दूर दराज लेके गए, उसके बावजूद लोगों ने कहा कि नहीं, जहां मर्जी ले जाए। यकीन माने जो मनाजिर थे, वो लगता है कि ये कोई और ही पाकिस्तान है जो हमने ना किताबों में पढ़ा ना सुना, ये एक नई तारीख रकम होती है। और उसके ऊपर फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ लाहौर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया।
खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंच ही नहीं सके, तो वस्ती पंजाब ने इतना बड़ा इज्तिमा खड़ा कर दिया जिस पर तमाम लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि एजेंसीज जो हैं वो क्या बता रही हैं कि कितनी बड़ी तादाद थी, गवर्नमेंट को क्या नंबर बताया गया। देखिए एजेंसीज हमेशा चाहती है गवर्नमेंट को ज़रा, तो अब जो गवर्नमेंट का नंबर होता है ना, अब उसको डबल करके देख लें। मेरे ख्याल से एक शानदार इज्तिमा था, एक साइजेबल नंबर था, एक रीजनेबल नंबर था, जितना होना चाहिए था लीडर। लेकिन लोग किसको सुनने आते हैं? इमरान खान को सुनने आते हैं? नहीं। शाहमूद कुरैशी को सुनने आते हैं? नहीं। कौन था स्टेज के ऊपर आज? इवन अली मीन गंडापुर भी नहीं पहुंच पाते तब तक जो है। एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है कि 14 से 17, 18, 20 हज़ार के आसपास लोग जलसे के अंदर है। तो अगर तहरीक इंसाफ ने 40-50 हज़ार का इज्तिमा भी कर लिया हो तो ये कम नंबर नहीं है। ये गवर्नमेंट की असेसमेंट है। न्यूट्रल को आप चाहेंगे तो कोई लाख के एक पास, तो मेरे ख्याल से यही तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ पे दावा कर रहे थे। तो ये तो बड़ी शानदार नंबर, इसमें क्या बात है। और जब ऐसे में जब खौफ हो तो इसका मतलब है लाहौर डर नहीं रहा। बाकी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।